तो दोस्तों हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसी में स्वर संधि के बाद हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं व्यंजन संधि। तो आज की हमारी हेडिंग होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यंजन क्या है। स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो व्यंजन वह होता है कि जो स्वर की सहायता से बोला जाता है या पढ़ा जाता है उसे हम व्यंजन कहेंगे। और यहाँ पर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन संधि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द के पहले स्वर हो या व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो सबसे पहले हो व्यंजन, उसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो, तब उन दोनों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। यानी ये हमारा पहला शब्द होगा, पहले शब्द के अंत में व्यंजन होगा और जो दूसरा शब्द होगा, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो हमारा चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तब उन दोनों में जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक, अब हम एक व्यंजन संधि के उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे सत धन चित। सत धन चित। अब ये हमारा जो सत शब्द है, इस शब्द के अंत में जो यहाँ पर ये वर्ण है ता वर्ण, इसमें हलंत लगा है। इसलिए जिन वर्णों में व्यंजन के जिन वर्णों में हलंत लगा होता है उसे हम शुद्ध व्यंजन कहेंगे। जैसे हमारा है सत धन चित। तो अब यहाँ पर ये ता वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद यह चा वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ता वर्ग के स्थान पर भी चा वर्ग का वर्ण हो जाता है। इसे हम सच धन चित। अब इससे हम जोड़ेंगे तो हमारा रूप बनेगा सचित। सचित। अब यहाँ पर था व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन है और इसके बाद ही व्यंजन है, तो इन दोनों में जो विकार हुआ है इससे हम व्यंजन संधि इससे हमारा प्राप्त हुआ है। और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अच धन अंत। अच धन अंत। अब यहाँ पर पहले शब्द के अंत में यहाँ व्यंजन है और दूसरे शब्द से पहले यहाँ स्वर है। तो यहाँ पर है कि व्यंजन के बाद स्वर हो अथवा व्यंजन हो तब व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पर आया स्वर। अब हम इसको बदलेंगे च को तीसरे में अज धन अंत। इसे हम जोड़ेंगे अजंत रूप बनेगा। ये हमारा अजंत रूप बन गया। तो अब हम स्वर व्यंजन संधि के हम उदाहरण के माध्यम से पहचान चुके हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा सचित और दूसरा है अजंत शब्द। अब हम इसकी परिभाषा को पुनः एक बार सीखेंगे कि जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो और दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रथम वर्ण जो हो वह स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो उन दोनों में जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। अब हम व्यंजन संधि के
प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि में आती है च्युत संधि। प्रथम नंबर पर हमारा आया च्युत संधि। दूसरे नंबर पर है हमारा ष्टुत्व संधि। तीसरे नंबर पर है जस्त संधि। जस्त संधि। चौथे नंबर पर है हमारा चर्त्व संधि। पांचवें नंबर पर है लत्व संधि। छठा नंबर है अनुस्वार संधि। सातवें नंबर पर है परस्वर्ण संधि। तो ये हमारे व्यंजन के भेद हैं। अब हम इन व्यंजन संधियों में सबसे पहले हम च्युत संधि को देखेंगे। सबसे पहले हम च्युत संधि को देखेंगे। च्युत संधि को, इस संधि के सूत्र को देखेंगे। सबसे पहले स्तोह ष्टुनाश्चु। स्तोह ष्टुनाश्चु, यह हमारा सूत्र है च्युत संधि का, स्तोह ष्टुनाश्चु। अब इस सूत्र के सूत्रार्थ को देखेंगे कि इसमें स्तोह का क्या अर्थ है और ष्टुनाश्चु का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्तोह। स्तोह का अर्थ है ये जो दंती आधा स दिख रहा है और यहाँ तोह लिखा है। अब दंती स यानी इसका सकार और तोह का ता वर्ग अर्थात इसमें त थ द ध और न। अब इसमें है ष्टुना। ष्टुना का अर्थ है यहाँ तालब श है और यहाँ दंती श था, तो यहाँ पर तालब श आए तो यहाँ होगा ष्टुना का मतलब है चा वर्ग का योग होने पर। अब है अभी चूह बचा है, इस सूत्र में भी चूह बचा है। चूह का अर्थ है चा वर्ग हो जाता है, हो जाता है। इस मतलब अब इसकी परिभाषा हो जाएगी सा स्तोह मतलब सा ता वर्ग के बाद अथवा पहले सा चा वर्ग का योग होने पर सकार यानी दंती सा के स्थान पर स और ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः चा वर्ग के वर्ण चा वर्ग हो जाता है। यानी चा वर्ग के वर्ण क्रम से, यानी इसमें च छ ज झ और ञ ये वर्ण है। अर्थात ये स रहेगा जब दंती स को तालब स में बदलना है
और ता को च में, था को छ में, द को ज में और ध को झ में और ना को या में बदलना है। अब इसके उदाहरण को जैसे इसके पहला जो उदाहरण हम लोग देखे थे उसी को पुनः देखते हैं। जैसे सत धन चित, सत धन चित। तो यहाँ पर है सा ता वर्ग के बाद अथवा पहले, चाहे यहाँ पर हो अथवा इस तरफ हो, लेकिन सकार को ही बदलेगा। ये जो दंती सा और ता वर्ग के वर्ण होंगे केवल वही बदलेगा, वह चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। इसलिए आता है सा ता वर्ग के बाद अथवा पहले स च वर्ग का योग होने पर। तब इस चूह का मतलब है सा को स और ता वर्ग को च वर्ग हो जाता है क्रमशः, यानी त को च में बदलना है और ऐसे क्रम से न आएगा तो य में बदलना है। अब जैसे यहाँ पर है सत, यहाँ पर दंती सकार का त है और इसके स्थान पर च वर्ग यानी इस च वर्ग के वर्ण को क्रम से लिखेंगे। जैसे ता था तो इसको किस में बदलना है, च में, क्यों? और इस तरफ जब च वर्ग का वर्ण होगा तभी बदलेगा। अगर यहाँ पर च वर्ग के वर्ण नहीं होंगे तो नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखेंगे त वर्ग का प्रथम वर्ण है तो इसके स्थान पर च वर्ग का वर्ण कर देंगे, सच धन चित। अब इसी को जोड़ लेंगे, सचित, सचित शब्द बन गया। अब हम इस संधि के कुछ और उदाहरण को समझेंगे। जैसे उद धन ज्वलम, उद धन ज्वलम। अब यहाँ पर जो हमारा उद शब्द है, उद शब्द का जो यहाँ द है यह किस वर्ग में है, ता वर्ग में। ता वर्ग का तीसरा वर्ण है और इसके बाद जो हमारा प्रथम वर्ण है यहाँ, यह च वर्ग का वर्ण है। तो इस च वर्ग के आने के वजह से इस ता वर्ग के स्थान पर भी हम च वर्ग के वर्ण को कर लेंगे। तो अब ये जिस क्रम का वर्ण है, ता वर्ग में जिस क्रम का वर्ण है उसी क्रम के हम च वर्ग को करेंगे। जैसे यहाँ तीसरा वर्ण है तो इस च वर्ग के भी तीसरे वर्ण में हम इसको परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उच्च धन ज्वलम। अब फिर हम इसको जब जोड़ लेंगे, क्योंकि ये भी अर्ध है, आधा व्यंजन ये भी है और इधर भी आधा व्यंजन है, तो दोनों को आधा आधा ही लिखेंगे। जब तक व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिलता तब तक सभी व्यंजन आधे ही लिखे जाएंगे। अब जैसे उज्ज्वलम, उज्ज्वलम। अब ये जैसे उज्ज्वलम शब्द है कभी कभी ये वर्तनी में भी आ जाता है, इसलिए उज्ज्वलम शब्द को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी वर्तनी में दे देगा इसका कुछ, इसमें से या तो ये एक अक्षर गायब कर दे या कुछ और जोड़ दे, तो इसलिए इसे अच्छे से ध्यान दे के समझिएगा। और है जैसे इसका एक उदाहरण और, जैसे है दुष धन चरित्र, दुष्धन चरित्र। अब यहाँ सकार ता वर्ग का सकार है, ये ता वर्ग का सकार है, तो और उसके बाद च वर्ग का योग है, च वर्ग का भी योग है। तब इस स के स्थान पर हम तालव्य वाला स को लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा दुष प्लस चरित्र। अब पुनः हम इसको जोड़ लेंगे, दुष चरित्र, दुष चरित्र।
ठीक है। तो अब हम ष्टुत्व संधि के उदाहरण को समझ में आ गया है आप सबको। व्यंजन संधि में दूसरे नंबर पर ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। इस संधि का सूत्र है स्तोह ष्टुनाष्टुः, स्तोह ष्टुनाष्टुः। स्तोह, स्तोह का मतलब है, अभी जैसे पहले पढ़े थे, स्तोह सा ता वर्ग, ता वर्ग मतलब त ध द ध और न। अब ष्टुना है, ष्टुना का मतलब है स मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, और यहाँ पर टू का मतलब होता है टा वर्ग। टू का मतलब टा वर्ग यानी ट ठ ड ढ और अड़ा का योग होने पर, इनका योग होने पर, इनका योग होने पर अब है हमारा ष्टुः। ष्टुः का अर्थ है स ट वर्ग, ट वर्ग मतलब यही ट ठ ड ढ अड़ा हो जाता है, अड़ा हो जाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी स, इसमें कार प्रत्यय होता है संस्कृत में, तो सकार अथवा ता वर्ग त थ द ध ध के बाद अथवा पहले सकार टा वर्ग टा ठ ड ढ अड़ा का योग होने पर हम सकार को सकार यानी दंती सा को मूर्धन्य सा में, और उस क्रम से ता वर्ग को ट वर्ग में बदल देंगे, अर्थात ता को ट में, था को ठ में, और इसी तरह ना को अड़ा में बदलेंगे। जैसे उदाहरण रामस, रामस टीकते, रामस टीकते। अब यहाँ पर जो हमारा पहले शब्द का अंत में जो सकार है, पहले शब्द के अंत में जो सकार है यह ता वर्ग का है, और उसके बाद जो हमारा टीकते शब्द में ट है यह हमारा टा वर्ग का वर्ण है। तो इसका योग होने के कारण इस स के स्थान पर हम इस टा वर्ग के स अर्थात मूर्धन्य स को यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा रामस टीकते। अब इसको जोड़ लेंगे, रामस टीकते, ये हमारा पूरा शब्द बन गया रामस टीकते। रामस टीकते का अर्थ है राम जाता है, रामस टीकते का अर्थ है राम जाता है। अब यहाँ जैसे यहाँ संधि विच्छेद हुआ है और यहाँ पर संधि हुआ है, तो जब इस तरह से शब्द होगा तो हमको अलग इस तरफ से करना है, और यदि इस तरह से होगा तो हमको इस तरह से लिखना है। समझ में आ रहा है आप सबको? ओके। और उदाहरण को देखेंगे, जैसे एक है उड्डयनम, लिखा है उड्डयनम। उड्डयनम को
हम अब इसको अलग करेंगे, अर्थात संधि विच्छेद करेंगे इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए हलंत वर्ण है, और इसके बाद ये दूसरा शब्द जो लिखा है डयनम, दूसरा शब्द देखिए लिखा है हमारा डयनम, दूसरा शब्द हमारा है डयनम। और प्रथम जो हमारा प्रथम उड शब्द है, इसमें ट वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसके स्थान पर हम ट वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। क्या हो जाएगा? उद्धन डयनम, उद्धन डयनम। अब ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। अब हम फिर से जब इसको जोड़ देंगे तो फिर वही यहाँ ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर था। अब हम इसको बदलेंगे किस में? टा वर्ग के तीसरे में, टा वर्ग का वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमारा उड और डयनम शब्द हो जाएगा। फिर हम इसको जब जोड़ देंगे तो फिर हमारा वही शब्द बन जाएगा उड्डयनम, उड्डयनम। समझ में आया? ओके, धन्यवाद। अब हम लोग व्यंजन संधि में दो संधियाँ पहले पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे जस्त संधि। तीसरे नंबर पर जस्त संधि। जस्त संधि में हमारी दो संधियाँ आती हैं। एक आती है पदांत जस्त संधि, और एक आती है अपदांत जस्त संधि। अब हम इसमें सबसे पहले जस्त संधि को देखेंगे। पदांत जस्त संधि। पदांत का अर्थ है पद के अंत में, और अपदांत का अर्थ है जो पद के अंत में न हो, अर्थात पद के मध्य में, मध्य में। अपदांत का अर्थ है पद के मध्य में, पदांत का अर्थ है पद के अंत में। ठीक। अब हम इस संधि के सूत्र को देखेंगे। झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते। अब झलाम का अर्थ है, झलाम का अर्थ है झल प्रत्याहार। झलाम का अर्थ है झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार के वर्णों को देख लेंगे। इसमें वर्गों के सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आएंगे, और तीनों स अर्थात ऊष्म व्यंजन स स स ह। देख लेते हैं। झ झ भ घ ढ ध ज भ ग ध द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ह। ये हमारे झल प्रत्याहार के वर्ण हैं। ये सभी हमारे झल प्रत्याहार के वर्ण हैं। अब झलाम का मतलब हो गया झल प्रत्याहार। अब जसो अंते, जसो माने जस प्रत्याहार, जसो माने जस प्रत्याहार। इसमें सभी वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं। देखिए इसमें तृतीय वर्ण है। यहाँ पर देखिए ज ब ग ड द। ठीक, 5 वर्ण हैं। यही इसमें आएंगे ज ब ग ड और द। और अंते माने यहाँ पर है अंते शब्द।
अंते माने अंत में, अंते माने अंत में। तो ये किसके अंत में होगा? झल प्रत्याहार। किसके अंत में? झल प्रत्याहार। अब इसकी परिभाषा होगी, यदि पदांत यानी पद के अंत में झल प्रत्याहार के बाद, झल प्रत्याहार के बाद अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आए तो, जब कोई स्वर या व्यंजन आए तो इस झल के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे, अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी अक्षर के स्थान पर उसके तृतीय वर्ण में बदल देना है। जैसे अब देखिए इसका नियम, यानी सबसे पहले यहाँ झल प्रत्याहार हो, उसके बाद चाहे कोई स्वर हो अथवा कोई व्यंजन हो, तब इस झल के स्थान पर, झल के स्थान पर जस हो जाएगा, झल के स्थान पर जस हो जाएगा, अर्थात ज ब ग द और द इसमें बदल जाएगा। जैसे अब इसके उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे सुप धन अंतः, सुप धन अंतः। जैसे कुछ, जैसे हाई स्कूल वाले छात्र हैं, संस्कृत भी लिए हैं और हिंदी भी है, तो दोनों उदाहरण ऐसे चल जाएंगे। अगर इस विसर्ग को हटा दिया जाए तो हिंदी में ऐसे उदाहरण आएंगे और संस्कृत में भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे, इसलिए दोनों तरह से ही समझिएगा सब। अब यहाँ सुपधन अंत शब्द है। अब यहाँ जो पदांत यहाँ प है, यह हमारा किसका होना चाहिए? देखिए यहाँ क्या लिखा है? झल। क्या लिखा है? झल प्रत्याहार। तो जो ये वर्ण है ये झल प्रत्याहार का होना चाहिए। अब देखिए ये झल प्रत्याहार में है कि नहीं? प यानी वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण है, तो समझिए झल प्रत्याहार का वर्ण है। अब देखिए प उसमें है, कहीं दिख रहा है? यहाँ पर देखिए ये है प, क प, कपय के सूत्र का प है। तो और उसके बाद फिर यहाँ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, यहाँ देखिए चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो यहाँ पर देखिए स्वर आया है, तब इस झल के स्थान पर अर्थात जो ये प वर्ण है इसके स्थान पर हम जस प्रत्याहार के वर्ण को लिख लेंगे, अर्थात ये जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। जैसे प वर्ग का प्रथम अक्षर है तो प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? प फ ब, तो तीसरा वर्ण हुआ। अब ये ब देखिए इस जस प्रत्याहार में है कि नहीं? ये जस प्रत्याहार देखिए ये ब है ना, ये ब है। अब हम इसी को यहाँ लिख लेंगे, हो जाएगा यहाँ शुभ धन अंत। अब हम इसको पूरा बनाएंगे शब्द को। यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, अब इसको संधि करेंगे यानी जोड़ेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सु, ब में हलंत है, ब में हलंत है, आगे अस्वर है, तो यह ब पूरा हो जाएगा। सुबंत शब्द बन गया, सुबंत शब्द बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर स्वर है इसलिए यह मिल गया, अगर यहाँ पर स्वर ना होता तब आधा रह जाता। जैसे एक उदाहरण और देखिए, जैसे ठीक रुका रहा है, एक उदाहरण है। अब हम इसके कुछ और उदाहरण को देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर स्वर वर्ण को देखे हैं कि झल प्रत्याहार के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए, तो इसमें स्वर वर्ण को देखे थे। अब हम एक व्यंजन वर्ण को देख रहे हैं, जैसे वाक् धन दानम।
वाक्धन दानम। अब ये जो हमारा क है, अब ये हम किस में होना चाहिए, पहले झल प्रत्याहार का होना चाहिए। अब झल प्रत्याहार के बाद चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तब इस झल के स्थान पर जस हो जाता है। अब ये जो क वर्ण है, ये देखिए झल प्रत्याहार में है कि नहीं। हाँ देखिए यहाँ क यहाँ पर है, तो इस क के बाद यहाँ पर क्या है, व्यंजन वर्ण है। तब भी इस क को हम तीसरे वर्ण में बदलेंगे। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, क ख ग। तो तीसरा वर्ण देखिए ग इसमें है, जस प्रत्याहार में है ना, तो हम इसको वाग धन दानम कर लेंगे। फिर इसको जोड़ना है तो हो जाएगा हमारा वाग दानम, वाग दानम। समझ में आ रहा है। हाँ, ये वाक धन दानम शब्द था। अब इस क वर्ग को तीसरे वर्ण में बदले हम, तो तीसरा वर्ण ग आ गया। ठीक, अब हम जस्तु संधि में ही एक दूसरा भेद है, जो है हमारा अपदांत जस्तु। अपदांत जस्तु संधि है। अब हम इसके सूत्र को देखेंगे। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, ये हमारा सूत्र है। इसका मतलब है कि झल प्रत्याहार के बाद हमारा क्या आए, झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार, अब हम झस प्रत्याहार को भी यहाँ लिख लेंगे। झस प्रत्याहार के वर्ण झ भ घ ढ ध ज ब ग ड और द, इतने। अर्थात इसमें केवल वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण हैं। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये हमारे यानी झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण हैं। और इसमें झल में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सभी वर्ण हैं, और जस प्रत्याहार में केवल वर्गों के तृतीय वर्ण हैं। ठीक, जैसे अब हम इसका मतलब है कि झल प्रत्याहार के बाद यदि झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। मतलब यहाँ झल प्रत्याहार हो और उसके बाद झस प्रत्याहार हो, तब इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। जस मतलब वर्गों का तृतीय वर्ण, ज ब ग ड और द। अब हम इसके उसमें पदांत जस्त में क्या था कि झल के बाद इस तरफ कोई भी स्वर व्यंजन आता था, इस तरफ कोई भी स्वर व्यंजन आता था। लेकिन इसमें क्या नियम है कि झल के बाद जब झस प्रत्याहार का वर्ण होगा तो और बदलेंगे जस में ही, लेकिन यहाँ पर संधि का नाम हम अपदांत जस्तु संधि लिखेंगे। इसके उदाहरण होगा जैसे दोघ धन धा, दोघ धन धा। अब हम इसको बदलेंगे। यहाँ पर देखिए जो घ वर्ण है हमारा, यह किसका होना चाहिए, झल प्रत्याहार का होना चाहिए। तो यहाँ झल प्रत्याहार में देखिए घ है कि नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए झ भ, ये घ है, घ। अब इसके बाद जो हमारा ये वर्ण होगा, यदि यह तीसरा या चौथा वर्ण है
वर्गों का तीसरा अथवा चौथा वर्ण है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह झस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो अब हम इसके स्थान पर बदलेंगे, झल के स्थान पर जस अर्थात वही वर्गों का तीसरा वर्ण। तो यह जिस वर्ग का अक्षर होगा उसका तीसरा वर्ण बनाना है। ये घ किस वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का। क ख ग घ। अब हम इसको जोड़ेंगे, दोघ धन धा है। अब इस क वर्ग को तीसरे वर्ण में हम बदल देंगे, दो हो जाएगा और धा हो जाएगा, दो था। अब इसको जोड़ेंगे, दो धा। ये ग आधा है क्योंकि इस तरफ व्यंजन वर्ण था। यदि स्वर वर्ण आ जाता तो हमारा जस तो पदांत जस तो हो जाती। तो यहाँ पर ध झस प्रत्याहार का है और यहाँ पर झल प्रत्याहार का स्थान पर बदला है, तो यह हमारे अपदांत जस्त संधि का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देख लेंगे, जैसे शुद्ध धन धम, शुद्ध धन धम। अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। झल प्रत्याहार में धा है। वर्गों का कौन सा वर्ण है? चतुर्थ वर्ण। त थ द ध, ता वर्ग का चौथा वर्ण है। तो हमको समझना चाहिए कि ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, झल प्रत्याहार का अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद ये धा वर्ण फिर है, इस यहाँ पर क्या होना चाहिए? झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो झस प्रत्याहार में देखिए धा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर देखिए धा वर्ण है। तो अब हम झल प्रत्याहार के स्थान पर बदलना है हमको, झल प्रत्याहार के स्थान पर ही बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध धन धम, शुद्ध धन धम। ये ता वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, ता थ द ध। तो इसके तीसरे वर्ण में इसको बदल देंगे, ता थ द। तो ये हमारा जस प्रत्याहार का वर्ण है। ये देखिए, ये इसका दब ये तीसरे वर्ण में बदलना है हमको। अब हम इसको जोड़ लेंगे, इसको इस तरफ से लिखिए या इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आशा करते हैं कि आज जो हमने संधि पढ़ाई वो आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोग व्यंजन संधियों में कुछ संधियों का अध्ययन कर चुके थे, जैसे ष्टुत्व और जस्त पढ़े थे ना। अब हम आते हैं आगे चर्त संधि। 4 नंबर पर है हमारी चर्त संधि। चर्त संधि, इसके सूत्र को देखेंगे। इसका सूत्र होता है खर च। इसका सूत्र हो गया हमारा खर च, खर च। अब ये इसमें देखिए जो हमारा चर्त शब्द लिखा है, चर्त शब्द से हम लाएंगे चर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? चर प्रत्याहार। और जो हमारा लिखा है खर शब्द लिखा है, खर शब्द से हमारा आता है खर प्रत्याहार। खर से खर प्रत्याहार। अब हम इन चर प्रत्याहार में वर्गों का प्रथम वर्ण आता है, वर्गों का प्रथम वर्ण आता है। और खर प्रत्याहार में वर्गों का प्रथम, द्वितीय और स, तीनों स इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। अब देखिए जो झल प्रत्याहार में है, जो झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, इसमें ये सभी प्रत्याहार के वर्ण मिल जाएंगे। देखिए च से शुरुआत है ना, ये है च। च से लेकर यहाँ तक स तक, च से लेकर स तक इसमें आ जाएंगे, यानी च ट त क प, फिर यहाँ तक हो गया क प तक। अब स सर का ये तीनों लिख लेंगे, स
स और ये स, उसके बाद र आ जाता है यहाँ पर। तो इतने वर्ण इस चर प्रत्याहार में हो गए। अब आता है हमारा खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के वर्णों में वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों स आ जाएगा। अब इसको देखिए, खर कहाँ से शुरुआत होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें आ जाएंगे। यहाँ लिखिए ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स। इतने वर्ण हो गए। अब इस संधि की परिभाषा होती है, यदि पदांत यानी पद के अंत में झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है, अर्थात अपने वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। सबसे पहले होगा हमारा झल प्रत्याहार। सब पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद हमारा क्या हो? खर प्रत्याहार का वर्ण हो। तब इस झल के स्थान पर हम चर के वर्ण करेंगे, चर प्रत्याहार हो जाता है। चर प्रत्याहार का वर्ण यानी वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। इसे हम चर तो संधि कहेंगे। जैसे हो गया हमारा उद्धन कर्ष। अब ये जो हमारा द वर्ण है, यह किस में होना चाहिए? झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। झल प्रत्याहार का मतलब वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण में से कोई हो, अथवा तीनों स और ह हो। तो अब इसमें देखिए द वर्ण जो हमारा है झल प्रत्याहार के अंतर्गत है कि नहीं है? द वर्ण है, तो झल प्रत्याहार में देखिए यहाँ पर द है ना, तो झल प्रत्याहार हो गया। और उसके बाद क्या होना चाहिए? झल के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर जो पहला अक्षर होगा यह खर प्रत्याहार का होना चाहिए। तो देखिए खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण है कि नहीं? देखिए खर प्रत्याहार में क, यहाँ पर देखिए ये क वर्ण है ना, तो अब इस झल के स्थान पर यहाँ जो झल प्रत्याहार का वर्ण होगा इसके स्थान पर चर का वर्ण करेंगे। चर मतलब वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो यह किस वर्ग का वर्ण है? प वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होगा? इसी वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होगा? उत और कर्ष। द तीसरा वर्ण था, तो इसी के स्थान पर हम प्रथम वर्ण कर दिए। अब इसी को जब जोड़ लेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा? उत्कर्ष। समझ में आ रहा है? ओके। जैसे और है, जैसे है क्षुद्ध धन पिपासा। क्षुद्ध धन पिपासा यानी प्यास से व्याकुल, क्षुद्ध पिपासा। अब यहाँ पर देखिए जो क्षुद्ध शब्द है, ये जो धा वर्ण है, यह हमारा किस प्रत्याहार का वर्ण है? झल प्रत्याहार। और उसके बाद जो हमारा यह प है, यह किस प्रत्याहार का होना चाहिए? खर प्रत्याहार। देखिए खर प्रत्याहार में प है कि नहीं? यहाँ पर है ना। तब इसके स्थान पर यानी झल के स्थान पर हमको क्या करना है? चर प्रत्याहार करना है, अर्थात यह जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का
प्रथम अक्षर कर देना है। यह किस वर्ग का अक्षर है? ता वर्ग का। त थ द ध। तो इसका प्रथम वर्ण कर लेंगे, क्या हो जाएगा? क्षुत पिपासा। यहाँ पर ये छ होगा, ये क्षुत पिपासा होगा, क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए धन्यवाद। अब ये चर्त संधि के ये उदाहरण जो हैं चर्त संधि के उदाहरण हैं। अब हम लोग इसके आगे संधि की ओर बढ़ेंगे। व्यंजन संधि में हम लोग अगली संधि की ओर देखेंगे। हमारी है लत्व संधि। लत्व संधि, इसका सूत्र है, इसका सूत्र है तोरली। इसका सूत्र है तोरली। तोरली शब्द है, यह इसका सूत्र है। इसका मतलब है तोह। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तोह और ली शब्द आएगा। तोह और ली शब्द आएगा। तोह का अर्थ है, तोह का मतलब है ता वर्ग। ता वर्ग मतलब त थ द ध और न के बाद ला हो। न के बाद ला हो, ला हो तो इस ता वर्ग के स्थान पर भी ला हो जाता है। ता वर्ग के स्थान पर भी ला हो जाता है। अर्थात यहाँ ता वर्ग हो, ता वर्ग के बाद ला हो, ता वर्ग के बाद ला हो, तब इसके ता वर्ग के स्थान पर भी ला हो जाएगा। ता वर्ग के स्थान पर भी ला हो जाएगा। जैसे उदाहरण को देखेंगे, ये समझ में आया? इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि ता वर्ग के बाद यानी पद के अंत में ता वर्ग हो और ता वर्ग के बाद ला हो, तब इस ता वर्ग के वर्ण के स्थान पर ला हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे उत्धन लासः, उत्धन लास। चाहे उत हो चाहे उद हो, दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे उत हो चाहे उद हो। अब हम यहाँ पर देखें, ये जो त थ द ध न, केवल यही अक्षर होने चाहिए। यहाँ पर त थ द ध न केवल ता वर्ग के अक्षर हो और उसके बाद ला हो, उसके बाद क्या हो? ला हो। तब ये जो ता वर्ग का वर्ण होगा इसके स्थान पर भी हम ला कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा उल्धन लास। अब इसी को जोड़ लेंगे, क्या बनेगा? उल्लास। उल्लास शब्द बन जाएगा। उल्लास, सहर्ष, प्रसन्न। ठीक, और जैसे है उल्लेख, जैसे उत्धन लेख। अब इसको जैसे इसको किए हैं वैसे यहाँ भी कर लेंगे। ये ता वर्ग है, ता वर्ग के बाद ला है, तो इस ता वर्ग के स्थान पर भी हम ला कर लेंगे। उल्धन लेख। अब जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा? उल्लेख। उल्लेख शब्द हमारा बन गया। समझ में आ गया? व्यंजन संधि में सबसे सरल संधि है। लत्व संधि सबसे सरल संधि है। केवल इतना याद रहे कि ता वर्ग के बाद यदि ला वर्ण दिखता है तो ता वर्ग के स्थान पर ला कर लेना है। यदि ता वर्ग का वर्ण नहीं होगा, उसके बाद ला है, तब नहीं बदलना है। कि यहाँ यदि ता वर्ग का वर्ण ना हो, कुछ दूसरा हो और इसके बाद ला हो, तब यहाँ नहीं बदलना है ला।
यही ध्यान रहे कि त वर्ग का वर्ण हो, यहाँ पर त वर्ग का वर्ण हो तब ल हो, यहाँ तब इसके स्थान पर भी ल कर देना है। हो गया। तो अब हम लोग व्यंजन संधि में आगे की संधि पढ़ेंगे। अनुस्वार अनुस्वार संधि, यह भी व्यंजन संधि का ही एक भेद है। इसका सूत्र देखेंगे। इसका सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः का मतलब है कि म को अनुस्वार हो जाता है, म को अनुस्वार हो जाता है, हो जाता है। इसकी परिभाषा होती है यदि पदांत यानी पद के अंत में, पद के अंत में स्थित अनुस्वार हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो। जैसे ऊपर अनुस्वार होगा, यहाँ ऊपर अनुस्वार होगा और उसके बाद जब कोई व्यंजन हो, जब कोई, यहाँ पर म, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ म है, यहाँ म के बाद यदि अनुस्वार हो, वो व्यंजन हो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तब यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। और यदि इस म के बाद, इस म के बाद जब यहाँ पर क्या आए? स्वर वर्ण आए, तब अनुस्वार नहीं होगा, तब अनुस्वार नहीं होगा। वह स्वर से मिल जाएगा, स्वर से मिल जाएगा। ठीक। यदि पद के अंत में स्थित म के बाद जब कोई व्यंजन वर्ण होगा, तब इस म को अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह है ये, म को तब अनुस्वार हो जाएगा। इस तरफ देखिए, ये है अनुस्वार हो जाएगा, जो ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। जैसे जैसे लिखा है अहम, अहम के जो ऊपर अंग लिखते हैं, अंग हिंदी में अंग और अह कहते हैं, तो जो अंग होता है वही अनुस्वार होता है संस्कृत में। ठीक। और यदि इस म के बाद जब यहाँ कोई स्वर वर्ण आएगा, तब यहाँ अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि वह आने वाले स्वर के साथ मिल जाएगा। ठीक। जैसे जैसे है अहम करोमि, अहम करोमि। अब यहाँ पर पद के अंत में स्थित म है ना, ये म के बाद म को क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार कब होगा? जब कोई व्यंजन वर्ण होगा। यहाँ पर जब कोई व्यंजन वर्ण होगा तो अनुस्वार हो जाएगा। और तो यहाँ पर देखिए अहम, यहाँ मकार यानी म है और उसके बाद क है, तो यह हमारा व्यंजन है। तो अब इस म को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार मतलब ये, बस अहम करोमि, बस हो गया। अब यही इसको लिख देंगे ऐसे, अहम और करोमि, हो गया। संधि विच्छेद यही हो गया, सब संधि हो गई। अब जैसे यदि कोई स्वर वर्ण आता है, यदि कोई स्वर वर्ण आता है, उसको भी देख लिया जाए। जैसे यहाँ स्वर है, जैसे रामम और आगच्छति, रामम आगच्छति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर म है, यहाँ पर म है, यानी पद के अंत में यहाँ म है, लेकिन उसके बाद यहाँ क्या है?
स्वर है। तो जब स्वर आ गया तो यहाँ पर अब इस म को अनुस्वार नहीं होगा। अब इस म में ये स्वर जब मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा। अब जब इसको हम लिख लेंगे तो हो जाएगा राममा गच्छति, रामम आगच्छति, रामम आगच्छति को राममा गच्छति हो गया। बस यही दोनों में अंतर है। जब व्यंजन वर्ण होगा तब ही हमको अनुस्वार करना है। यदि व्यंजन वर्ण के स्थान पर स्वर वर्ण आ जाता है तो अनुस्वार नहीं करना है, तब वह आने वाले स्वर के साथ यह मिल जाता है। समझ में आया आप सबको? के अब हम लोग व्यंजन संधि में उसके आगे की एक संधि पढ़ेंगे। हमारा है परस्वर्ण संधि। कौन सी संधि? परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यही परस्वरणः। अनुस्वारस्य यही अनुस्वारस्य यही परस्वरणः। अनुस्वारस्य यही परस्वरणः। अब इस सूत्र का सूत्रार्थ है कि यदि अनुस्वार के बाद अनुस्वार हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद आएगा तो यह पद के मध्य में स्थित होगा। तो अनुस्वार के बाद यदि यय प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, यय प्रत्याहार, यय प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं, सभी व्यंजन वर्ण, सभी व्यंजन होंगे, केवल स और ह इतने को छोड़कर, इतने को छोड़कर यह प्रत्याहार में सभी व्यंजन होंगे केवल स, यानी सल प्रत्याहार जो होता है तीनों स और ह को छोड़कर बाकी जितने व्यंजन हैं वो सभी यह प्रत्याहार में आ जाते हैं। जैसे है गम, जैसे है यहाँ ऊपर गम और गा, गम प्लस गा। अब इस ग में जो अनुस्वार है, यानी अनुस्वार के बाद सब यहाँ पर होगा अनुस्वार, उसके बाद क्या होगा हमारा यय प्रत्याहार। क्या होगा? यय प्रत्याहार। तब इस अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा? परस्वर्ण। परस्वर्ण यानी दूसरे का सवर्णी हो जाएगा, अर्थात इसका जो वर्ग का अक्षर होगा उसका पंचम अक्षर हो जाएगा। कौन सा? पंचम वर्ण होगा, यानी अनुनासिक वर्ण। जो पांचवा अक्षर होगा सभी वर्गों का जो पंचमाक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे यहाँ पर है गम और यहाँ पर है गा, तो यह ग क वर्ग का वर्ण है, तो क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा ग है यह क वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो क वर्ग का पंचमाक्षर हमको करना है, तो क्या हो जाएगा? गम प्लस गा। अब फिर हम इसको जोड़ देंगे, क्या बनेगा? गंगा। परीक्षा में कभी कभी वर्तनी दे देता है, गंगा शब्द इस तरह से लिखा रहेगा, या तो जैसे ये लिखा है ऊपर अनुस्वार लिखा रहेगा, और पूछ लिया जाए कि व्याकरण की दृष्टि से कौन शुद्ध है तो इसको लगाना है। ठीक। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कम प्लस चम,
कम प्लस चन, कम प्लस चन देखेंगे तो यहाँ पर जो क के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या हो हमारा यह प्रत्याहार। यह प्रत्याहार मतलब सभी व्यंजन होंगे, यह प्रत्याहार में सभी व्यंजन होंगे केवल शल प्रत्याहार को छोड़कर, यानी तीनों सा और हा को छोड़कर सभी व्यंजन उसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो पर सवर्ण यानी जो पर माने होगा दूसरा वर्ण मतलब जो यहाँ का होगा उसका अक्षर होगा, उसका पंचमाक्षर करना है। ठीक, उसका पंचमाक्षर क्या होगा, जैसे च वर्ग का प्रथम अक्षर है, च वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, च छ ज झ ञ। तो यहाँ पर हो जाएगा कम प्लस च। ठीक, या विसर्ग रहे या केवल विसर्ग ना हो, केवल हिंदी में लिखा रहे तो ऐसे ही लिखना है। अब इसको जोड़ देंगे कंचन या कंचना। कंचन माने सोना होता है, कंचन माने सोना होता है। ठीक।